हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आप हेडिंग लगाइए, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। यदि आप नहीं देखे तो पहला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सकें, जिससे कि आगे आपको वह कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अध्याय 1.2। है तो एक ही चैप्टर का, लेकिन हमने छोटे छोटे चैप्टरों में इसे डिवाइड कर दिया है। तो अध्याय 1.2 जिसका नाम है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोली दर्पण कहेंगे किसे। ठीक है, तो गोली दर्पण किसे कहेंगे? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी अगर खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, इसको कहीं से आपने काट दिया, मान लो हमने ऐसे काट दिया, तो ये कैसे बनेगा? देखने में कुछ इस तरह से और इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके एक भाग पर हम यदि हम कलई कर दें, चांदी का ऐसे कलई कर दें, तो एक पृष्ठ जो होगा वह परावर्तक हो जाएगा। यानी बाहर की तरफ करेंगे तो अंदर वाला परावर्तक हो जाएगा, और यदि अंदर की तरफ ऐसे कलई कर दे रहे हैं तो वह हो जाएगा दर्पण। कैसा? गोलीय दर्पण। ठीक है, और यह बाहर का जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है वह हो जाएगा परावर्तक। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ओके, इसके बाद है कि गोली दर्पण कितने प्रकार की होती है? तो गोली दर्पण दो प्रकार की होती है। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं इनको क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अच्छे से मान लेते हैं कि ये कोई गोली दर्पण है, सॉरी दर्पण कह रहे हैं, खोखला गोला है, इसे आपने काट दिया। ठीक है, जब यदि आप ये बाहर वाली परत को यदि आप पालिश ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो अंदर वाली परत क्या हो जाएगी? सतह या पृष्ठ कह सकते हैं, वह परावर्तक हो जाएगी। तो ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है दर्पण तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो वही कह रहा है कि ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर की ओर क्या हो? परावर्तक हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसी में दूसरा देखिए, जैसे कि ये भाग कटा हुआ है गोली दर्पण का। ठीक है, अब इसके अंदर की तरफ आप यदि पालिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं तो इसका उभरा वाला ये वाला भाग परावर्तक हो जाएगा। तो ऐसा दर्पण को क्या बोलेंगे हम? उत्तल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? धंसा हुआ रहता है या अंदर से होता है परावर्तन, और उभरा हुआ अगर परावर्तक तल है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, यदि आपने इधर की तरफ पालिश कर दिया, ठीक है, इधर कलई आपने रंग दिया इधर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा? अब ये वाला जो है वो परावर्तक हो जाएगा, ऐसे प्रकाश आएगी टकरा के वो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। उसी तरह अगर मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, अगर इधर की तरफ हम खूब पालिश कर दें बढ़िया से, तो अब ये अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा? परावर्तक ऐसे प्रकाश आएगी टकरा के उसी माध्यम में जाएगी, यानी परावर्तन अंदर से होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए उभरा हुआ भाग से यदि परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण कहेंगे, और यदि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिस जो अंदर की तरफ परावर्तक तल होगा। ठीक है, ओके, इतना तो बात क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे आपको याद रखना है।
क्या कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको याद रखना और समझना बेहद ही ज़रूरी है। अगर इसे याद नहीं रखते तो आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले तीनों पॉइंट को हम देख लेते हैं, फिर आपको चित्र से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो गोली दर्पण आपने देखा, ठीक है, उसका जो परावर्तक तल होगा, उसका बीच वाला जो भाग होता है, उसे हम बोलते हैं। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका एक दर्पण हो गया, ठीक है, ऐसे एक दर्पण हो गया। इसका जो बीच वाला भाग है, सेंटर वाला भाग इस परावर्तक तल का, उसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ओके, आगे देख लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आप पहले चित्र में देखिए, ये वाला एक गोला है, इसको काट करके हमने दो दर्पण ले बना लिया, ठीक है। इधर यदि पालिश हम कर दे रहे हैं तो यह अवतल दर्पण हो गया, यदि अंदर की तरफ कर दे रहे हैं तो यह उत्तल हो गया, ठीक है। अब ये जो दर्पण है, जिस गोले के केंद्र का, यानी जिस गोला से बना हुआ है, ठीक है, खोखले गोले से बना है, उसका जो केंद्र होगा वहीं इस दर्पण के भी केंद्र होंगे। ये उसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। बात समझ में आई। जैसे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यही गोला सेम है, यहाँ से दर्पण को काट लिया गया, तो अब इस गोले का केंद्र क्या है, ये है। तो अब अगर इस दर्पण का यहाँ से यहाँ की बात किया जाए, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर हुई, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वही बात है कि जिस गोले का यह दर्पण बना हुआ है कट करके, उसकी जो त्रिज्या होगी, यहाँ से देखिए ए वाले चित्र में देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसे बना देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए वाले में देखिए इस गोले का केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसी को त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे। अब यह दर्पण मान लो यहाँ से कट कर लिया हमने, तो यह तो हो गया इसका वक्रता केंद्र, और यह दर्पण के बीच की जो दूरी है यही आपका आर हो गया, इसका भी आर यह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। तीन चीज़ें क्लियर हुई। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभिलंब क्या होता है, ठीक है। अभिलंब हेडिंग करिएगा। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मान लेते हैं कोई दर्पण है, ठीक है, ऐसे मान लो दर्पण हमने ले लिया, ठीक। इसकी वक्रता केंद्र मान लेते हैं ये है। अब यहाँ से कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर आप लाइन खींचते हैं दर्पण पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, तो उसे हम बोलेंगे अभिलंब। ओके, क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मुख्य अक्ष क्या होता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसको समझिए, मुख्य अक्ष क्या होता है। कोई भी दर्पण है, ठीक है, उसकी वक्रता केंद्र है, और इसके बीच की दूरी ध्रुव जो है पी है, इसके बीच की जो दूरी होती है सीधी लाइन जिससे दर्शाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, उसी को सीधी लाइन में जो प्रदर्शित कर रहे हैं उसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष। और यह दूरी बोली जाएगी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या में कन्फ्यूजन नहीं होना। वक्रता त्रिज्या इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा, सी और पी के बीच की दूरी। और जबकि मुख्य अक्ष क्या होगा, सी और पी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। बात क्लियर। चलते हैं आगे। दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब इसको समझिए क्या है। जैसे देखिए ये हमने दर्पण बना लिया, मान लो ऐसे बना देते हैं इसको उल्टा करके, ठीक है। अब यहाँ कलाई कर देते थे। अब इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, व्यास है, उसी को हम बोलते हैं। अगर इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा इसके शीर्ष से, तो ऐसे प्रकाश आ रही है जा रही है, ठीक है, परावर्तित हो रही है, तो ये इसका द्वारक हो जाएगा। द्वारक मतलब द्वार से समझिए, ठीक है। तो बात क्लियर हुई दर्पण का द्वारक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब इस बात को समझिए, जैसे मान लेते हैं हम थोड़ा सा अवतल दर्पण ही लेते हैं। ठीक, ये दर्पण ले लिए, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है और टकराने के पश्चात वापस परावर्तित हो रही है, तो जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह काट रही है उसी को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, इसी को समझ लेते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये दर्पण है, ठीक, यह मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे हम बोलेंगे फोकस, मुख्य फोकस। और ये जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं फोकस दूरी, से हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ओके, बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं हम। फोकल तल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वह तल जो मुख्य अक्ष से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है दर्पण का फोकस तल कहलाता है। अब ये जो मुख्य अक्ष आप देख पा रहे हैं, चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। ये कोई दर्पण है या मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत जो भी तल आपको दिखाई दे रहा है, नीचे चाहे ऊपर, सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके फोकस तल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना बात क्लियर हुई। तो ये 9 पॉइंट आपको याद रखना है और क्या क्या चीज़ें होती है इसे भी। ठीक है, और थोड़ा इमेज के साथ याद रखेंगे तो और बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं, किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण कैसे करेंगे। यहाँ आलेखों लिखा, आरेख रहेगा। ठीक है, तो कैसे बनता है इसको समझिए। देखिए कोई भी 3 नियम इसके होते हैं। आप किसी भी दर्पण से किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपको 3 किरण खींचना आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी आपको अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है, ऐसा। ठीक, अब इसमें यह मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि कोई भी किरण है यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होके गुजरेगी। बात क्लियर। पहला पॉइंट याद रखना है कि कोई भी दर्पण है, यहाँ पर हम स्पेशली देखेंगे अवतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे कोई भी किरण है अगर, ठीक है, अगर फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, कोई किरण यदि फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह बात भी याद रखना है। दूसरा किरण ऐसे, यानी कोई भी किरण है फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तीसरा याद रखना है आपको, तीसरा कि कोई भी अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है तो अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण गुजरेगी तो वह उसी मार्ग से क्या होगी, वापस लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात। ये 3 किरण यदि खींचना आप जानते हैं तो बड़े ही आसानी से किसी भी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, प्रथम नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहला नियम हमने बताया था, वही चीज़ है। नेक्स्ट है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको कि कोई भी दर्पण है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई महसूस होगी। ठीक है, दूसरा आभास होगा, महसूस को आभास कहेंगे। या फिर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
या फिर कोई किरण है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये 3 किरण द्वारा हम किसी भी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब का आरेख खींच सकते हैं। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, उनका क्या पोजीशन होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज